हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 2 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस करेंगे। द इंटरकनेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। इंटरनेशनल बिजनेस इज सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लेक्स देन डोमेस्टिक बिजनेस because countries vary widely in their political and legal systems. These systems define the rules of the game for business operations. Political and laws are inextricably linked. Political decisions determine with whom a country trades and the nature of trade barriers, while elected politicians act as lawmakers. Consequent- Consequently, these systems profoundly impact the benefits, costs, and risks associated with doing business in a specific country and dictate the strategies इंटरनेशनल फर्म मस्ट परस्यू। इसका मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर देश का अपना अलग पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम होता है और यही सिस्टम बिजनेस के लिए रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन करते हैं। पॉलिटिक्स और लॉ एक दूसरे से गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे देश के साथ ट्रेड करना, कौन से ट्रेड बैरियर्स लगाना है, ये सब डायरेक्टली लॉस को अफेक्ट करते हैं। और जो पॉलिटिशियंस इलेक्ट होते हैं वही लॉ मेकर्स भी होते हैं। इसलिए ये दोनों सिस्टम मिलके ये तय करते हैं कि किसी खास देश में बिजनेस करने के फायदे क्या होंगे, कॉस्ट कितनी होंगी और रिस्क कितने होंगे। साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि इंटरनेशनल कंपनीज को अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में, हर देश के अपने पॉलिटिकल और लीगल रूल्स होते हैं जो बिजनेस का तरीका तय करते हैं। पॉलिटिक्स और लॉ आपस में कनेक्टेड है। पॉलिटिकल डिसीजन से ही लॉज बनते हैं, इसलिए जो भी कंपनी इंटरनेशनली काम करती है उसे इन दोनों सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी होता है। The role of political system. A political system refers to the system of governance in an economy often shaped by specific ideologies। इसका मतलब है एक पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी इकोनॉमी में गवर्नेंस यानी शासन का तरीका होता है और ये अक्सर किसी खास आइडियोलॉजी यानी सोच या फिलॉसफी के बेसिस पर शेप्ड होते हैं। कलेक्टिविज्म। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कलेक्टिविज्म based on the philosophy that the needs of society as a whole take precedence over individual freedoms. It advocates for state ownership of production and distribution, socialism, communism, to ensure benefits are shared by society rather than individual capitalists। इसका मतलब है कलेक्टिविज्म एक ऐसी फिलॉसफी पर बेस्ड है जिसमें ये माना जाता है कि पूरी सोसाइटी की ज़रूरतें किसी एक इंडिविजुअल की फ्रीडम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब पहले समाज फिर व्यक्ति। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट यानी सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ताकि जो भी फायदे हो वो सिर्फ कुछ कैपिटलिस्ट तक सीमित ना रहे बल्कि पूरी सोसाइटी में इक्वली शेयर हो सके। इसी सोच को सोशलिज्म और कम्युनिज्म के रूप में जाना जाता है। सिंपल वर्ड्स में कलेक्टिविज्म कहता है कि समाज का भला सबसे पहले आता है। इसमें सरकार प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करती है ताकि दौलत सिर्फ अमीर लोगों के पास ना रहे बल्कि सबको मिले। यही सोच सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आधार है। फिर आता है इंडिविजुअलिज्म। Emphasizes that individual interests should take precedence over the state. It champions individual freedom, self-expression, and private ownership of property, creating a supportive environment for free market capital, capitalism and entrepreneurship। इसका मतलब है इंडिविजुअलिज्म
एक ऐसी सोच है जिसमें व्यक्ति की फ्रीडम और उसके इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं, स्टेट यानी सरकार से भी ऊपर। इसमें हर हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने, अपने आप को एक्सप्रेस करने और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक होता है। ये आइडियोलॉजी फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि जब इंडिविजुअल फ्री होता है तो वो खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, अपने डिसीजन ले सकता है और अपनी मेहनत का फल खुद रख सकता है। सिंपल वर्ड्स में, इंडिविजुअलिज्म कहता है कि पहले इंडिविजुअल फिर सरकार। इसमें फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, प्राइवेट प्रॉपर्टी और अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी होती है। यही सोच फ्री मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। Forms of governance: democracy, a system where citizens decide rules directly or through elected representatives. It is characterized by the rights to private property, freedom of expression, and an independent judiciary, which generally supports a stable business environment. इसका मतलब है डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिटीजन्स यानी नागरिक खुद अपने रूल्स डिसाइड करते हैं, या तो या तो डायरेक्टली या फिर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। डेमोक्रेसी की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें हर नागरिक को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक होता है, अपनी बात कहने की आज़ादी होती है और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। मतलब कोर्ट सिस्टम किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री होकर अपना काम करती है। ये सारी चीजें मिलकर एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। जब लॉज क्लियर हो, राइट्स प्रोटेक्टेड हो और जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, तो बिजनेसेस कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में, डेमोक्रेसी में लोग या तो खुद या अपने चुने हुए लीडर्स के जरिए रूल्स बनाते हैं। इसमें पर्सनल फ्रीडम, प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट कोर्ट सिस्टम होती हैं, जो एक अच्छा और स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने में मदद करते हैं। टोटलिटेरियनिज्म, a system where one individual or party exercises absolute control, often suppressing opposition. This possesses unique risk for business depending on the specific form. इसका मतलब है टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही इंडिविजुअल या पार्टी का पूरे देश पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। इसमें किसी भी अपोजिशन यानी विरोध को दबा दिया जाता है। ये सिस्टम बिजनेसेस के लिए काफी रिस्की होता है और रिस्क का नेचर डिपेंड करता है कि टोटलिटेरियनिज्म की कौन सी फॉर्म है। कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म, inseparable political and economic control, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल दोनों एक ही साथ एक ही पार्टी के हाथ में होता है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सरकार ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा इसके एग्जाम्पल्स हैं। थियोक्रेटिक टोटलिटेरिज्म, governance based on religious principles, example Islamic principles in Iran or Saudi Arabia, limiting political and religious expressions। इसका मतलब है इसमें गवर्नेंस रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। देश के देश के लॉज और रूल्स किसी धार्मिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्सप्रेशंस दोनों लिमिटेड होते हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया इसके एग्जाम्पल्स हैं, जहां इस्लामिक प्रिंसिपल्स का प्रिंसिपल गवर्नेंस का आधार है। ट्राइबल टोटलिटेरियनिज्म, मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर बाय अ स्पेसिफिक ट्राइब, एग्जाम्पल हिस्टोरिकल फेसियस्ट रेजिम। इसमें एक खास ट्राइब या ग्रुप
ग्रुप पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता है और बाकी सबको बाहर रखता है। हिस्टोरिकल फेसियरिज्म इसके एग्जाम्पल्स हैं, जहां एक स्पेसिफिक ग्रुप ने बाकी सबको सरप्रेस करके अपना डोमिनेंस बनाया है। सिंपल वर्ड्स में टोटलिटेरियनिज्म में एक ही पार्टी या इंसान का पूरा कंट्रोल होता है और कोई विरोध नहीं चलता। इसके 3 फॉर्म्स हैं। कम्युनिस्ट, जिसमें सरकार इकोनॉमी भी कंट्रोल करती है। थियोक्रेटिक, जिसमें देश धार्मिक रूल से चलता है। और ट्राइबल, जिसमें एक खास ग्रुप सब पावर अपने पास रखता है। ये तीनों फॉर्म्स बिजनेस के लिए अलग अलग तरह से रिस्की होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। Political risk refers to changes in a country's political climate that deteriorate a business operating position. Managers must analyze risk arising from a civil disorder, external relation or changes in political leadership. इसका मतलब है पॉलिटिकल रिस्क का मतलब है कि जब किसी देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलता है तो उसका सीधा असर वहां काम कर रही बिजनेसेस पर पड़ती है। मैनेजर्स को ये एनालाइज करना पड़ता है कि सिविल डिसऑर्डर यानी देश के अंदर होने वाली अशांति, एक्सटर्नल रिलेशंस यानी दूसरे देश के साथ संबंध या पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलाव, इन सब से क्या रिस्क पैदा हो सकते हैं। ओनरशिप रिस्क, द थ्रेट ऑफ चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर सच एज nationalization of enterprises or forced state reduction. सॉरी, ये रिस्क तब आता है जब देश की ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल जाती है, जैसे सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज कर ले यानी उसे अपने कंट्रोल में ले ले, या कंपनी को अपनी स्टेक फोर्सफुली कम करनी पड़ जाए। इससे कंपनी का कंट्रोल और ओनरशिप डायरेक्टली अफेक्ट होता है। ऑपरेशनल रिस्क, चेंजेस इन द रूल्स ऑफ गेम that affects daily operations such as changing FDI policies in e-commerce or inventory models. इसका मतलब है ये रिस्क तब होता है जब बिजनेस के डेली ऑपरेशंस के रूल्स बदल जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने सडनली FDI पॉलिसीज बदल दी, ई कॉमर्स में, या इन्वेंट्री मॉडल्स पर नए रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। इससे कंपनी का अपना काम करने का तरीका ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ता है। ट्रांसफर रिस्क, restrictions on the free movement of factors of production such as tightening visa rules for workers और capital controls. इसका मतलब है ये रिस्क तब आता है जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी वर्कर्स, कैपिटल या रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करने पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। जैसे वर्कर्स के लिए वीज़ा रूल्स टाइट हो जाएं या कैपिटल कंट्रोल्स लगा दिए जाएं तो कंपनी अपने रिसोर्सेज फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल रिस्क 3 तरह के होते हैं। ओनरशिप रिस्क, जिसमें कंपनी का कंट्रोल छीन सकता है। ऑपरेशन रिस्क, जिसमें काम करने के रूल्स बदल जाते हैं। और ट्रांसफर रिस्क, जिसमें रिसोर्सेज और वर्कर्स को फ्रीली मूव करने पर रोक लगा दी जाती है। ये तीनों रिस्क इंटरनेशनल बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीगल रिस्क। कॉमन लॉ, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम।
Laws are built up over centuries through court decisions. इसका मतलब है कॉमन लॉ ट्रेडिशन, प्रेसिडेंट और कस्टम पर बेस्ड होता है। मतलब इसमें लॉस किसी एक जगह लिखे नहीं होते, बल्कि सेंचुरी से चले आ रहे कोर्ट डिसीजंस के थ्रू धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। जो पहले केसेस में डिसीजंस आया वो आगे के केसेस में गाइडेंस का काम करते हैं। फिर आता है सिविल कोड लॉ based in a strong tradition of codification, written statutes. सिविल लॉ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कोडिफिकेशन पर बेस्ड है। मतलब कुछ रिटन स्टैट्यूट यानी ये लिखे हुए कानून में क्लियरली डिफाइंड होता है। इसमें कोर्ट को पहले के डिसीजंस पर उतना डिपेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि जो लिखे हैं वही फॉलो होते हैं। थियोक्रेटिक लॉ based on religious faith and practices, example Islam law. Theocratic law रिलीजियस फेथ और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड होते हैं। इसमें देश के कानून किसी धार्मिक आइडियोलॉजी से आते हैं। इस्लामिक लॉ यानी शरिया इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जिसमें गवर्नेंस और लीगल डिसीजन रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। Transnational law includes bilateral and multilateral treaties and agreements emerging from international organizations like the WTO. ये लॉ दो या दो से ज्यादा देशों के बीच बने बाइलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स पर बेस्ड होता है। ये एग्रीमेंट्स अक्सर WTO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए एमर्ज होती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेसेस के रूल्स तय करते हैं। सिंपल वर्ड्स में 4 तरह के लीगल सिस्टम्स होते हैं। कॉमन लॉ जो पुराने कोर्ट डिसीजन से बने हैं, सिविल लॉ जो लिखे हुए रूल्स पर बेस्ड है, थियोक्रेटिक लॉ जो रिलीजन पर बेस्ड है, और ट्रांसनेशनल लॉ जो देश के बीच एग्रीमेंट से बनते हैं। हर सिस्टम का अपना अलग तरीका होता है कानून बनाने और फॉलो करने का। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस फंक्शन। इंटरनेशनल लीगल एनवायरनमेंट्स डायरेक्टली रेगुलेट क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग। इसका मतलब है इंटरनेशनल लीगल एनवायरनमेंट डायरेक्टली बिजनेस की क्रिटिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, जैसे प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी एंड परमिशिबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है इसमें लॉज ये तय करते हैं कि प्रोडक्ट्स के लिए कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। मतलब कोई भी अनफेयर या मैनिपुलेटिव प्राइसिंग अलाउड नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, रूल्स रिगार्डिंग हाउ गुड्स आर सोल्ड एंड एडवर्टाइज। इसका मतलब है इसमें रूल्स डिफाइंड होते हैं कि गुड्स कैसे बेचे जाएंगे और कैसे एडवर्टाइज किया जाएगा। हर देश के अपने अलग एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते हैं जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। मार्केट एंट्री, लॉज गवर्निंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। जब कोई फॉरेन कंपनी किसी नए मार्केट में एंटर करती है तो वहां के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये लॉज तय करते हैं कि कंपनी कैसे सेटअप होगी और कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड होंगे। इंटरनेशनल लॉज बिजनेस के हर काम को अफेक्ट करती हैं, प्रोडक्ट सेफ्टी और प्राइसिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग तक, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एंट्री तक। इसलिए जो भी कंपनी इंटरनेशनली काम करे उसे उस देश के लीगल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी होता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग,
To navigate these complex systems, international managers use analytical frameworks like PESTEL, political, economic, socio-cultural, technological, environmental, legal, or STIPLE, adding ethical. These tools help firms move from reactive to proactive management, allowing them to forecast changes and formulate strategies that align with the specific political and legal context of their target markets. इसका मतलब है इन कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम्स को समझने के लिए इंटरनेशनल मैनेजर्स कुछ एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। इनमें सबसे कॉमन है पेस्टल और स्टेपल। पेस्टल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स एनालाइज किए जाते हैं और इसमें स्टेपल इसमें एक और फैक्टर ऐड करता है, एथिकल यानी नैतिकता। ये टूल कंपनीज को रिएक्टिव यानी सिर्फ प्रॉब्लम्स आने पर रिएक्ट करने की जगह प्रोएक्टिव पहले से तैयार रहने में मदद करते हैं। मतलब कंपनी पहले से ही चेंजेस फोरकास्ट कर सकती हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से बना सकती हैं जो उनके टारगेट मार्केट के पॉलिटिकल और लीगल कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन हो। सिंपल वर्ड्स में पेस्टल और स्ट्रिपल जैसे फ्रेमवर्क्स इंटरनेशनल मैनेजर्स को ये समझाने में मदद करती हैं कि किसी देश का एनवायरनमेंट कैसा है। इससे कंपनीज पहले से प्लान कर सकती हैं और सिर्फ प्रॉब्लम्स आने पर रिएक्ट करने की बजाय उन्हें पहले से ही हैंडल कर सकती हैं। इसके साथ हमारा यूनिट 2 का पहला टॉपिक खत्म होता है, रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू।